नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। यहाँ यानी कि एनपीवी। एनपीवी मैं चर्चा कर रहा हूँ नॉट रिलेटेड टू सर्टन बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बट एनपीवी इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट्री, कि फॉरेस्ट के संबंध में नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या अर्थ है। देखिए, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये लाइमलाइट में आई है लगभग 2008 के आसपास, जहाँ तक फॉरेस्ट का संबंध है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था टी एन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, जिसमें कि बहुत सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज विच आर डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। और वो निर्णय ये था कि इन एडिशन टू द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कॉस्ट, द यूजर एजेंसी विल पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एरिया बीइंग डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। यानी कि मान लीजिए कोई हाइड्रो पावर कंपनी किसी पहाड़ी एरिया में हाइड्रो पावर प्लांट बनाना चाहती है किसी नदी पे, और उसे बहुत सारा एरिया चाहिए, क्योंकि वहाँ एक डैम भी बनाना है, रिजर्वायर भी बनेगा, मोर देन 100 200 500 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया विल बी सबमर्ज्ड। तो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू उस फॉरेस्ट एरिया की कितनी होगी जो कि सबमर्ज हो रहा है या टोटली डाइवर्ट हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है कौन से फॉरेस्ट टाइप्स के संदर्भ में सबसे ज़्यादा होती है, विच फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया आर रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, विच फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया आर रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू और वी कैन से इकोलॉजिकल वैल्यू। क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ वो वैल्यू है which reflect the ecological value of the ecosystem services which are being lost while डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। ये रिफ्लेक्ट करती है नेट प्रेजेंट वैल्यू कि जो आपके इकोसिस्टम सर्विसेज लॉस कर जाती हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो वो इकोलॉजिकल सर्विसेज वैल्यू क्या क्या हैं, उन सर्विसेज की वैल्यू क्या है। अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे आपका ये रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, आपका प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, ये सारे को मिला करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कंस्टिट्यूट करती है। तो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि चैंपियन एंड सेट 1935 का ये क्लासिफिकेशन है, वेयर इंडियन फॉरेस्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 16 फॉरेस्ट टाइप्स। तो ये फॉरेस्ट टाइप्स हैं 16। अब 16 फॉरेस्ट टाइप्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वेरियस एडाफिक फैक्टर्स यानी कि सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स इन इंडिया, बिकॉज ऑफ वेरियस फिजियोग्राफिक और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो ये जो 16 फॉरेस्ट टाइप्स हैं, तो पहले 7 हैं दे परटेन टू ट्रॉपिकल ग्रुप, और उसके बाद नेक्स्ट 8 टू 10 हैं, ये हैं आपके सब ट्रॉपिकल कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। और नेक्स्ट 10वें के बाद जो 16 तक आता है वो है दैट फॉरेस्ट एरियाज परटेन टू हिमालयन इकोसिस्टम। तो पहले जो ट्रॉपिकल ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट हैं उसके बारे में मैं विस्तार से अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वेयर what are the various kind of tropical forest types, and that I discussed that classification based on mean annual temperature present in our country. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मामले में हम कह सकते हैं, इट इज़ ए मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट दैट ए यूजर एजेंसी हैज टू मेक
फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज और पर्पज अंडर दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये इट इज इन एडिशन टू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन पेमेंट बाय द यूजर एजेंसी। यूजर एजेंसी को दो किस्म की पेमेंट जमा करनी पड़ती है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन और दूसरी नेट प्रेजेंट वैल्यू। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विसेज, यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। ये दो क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये फर्दर डिस्कस करूंगा आपसे। और ये कैसे लाइमलाइट में आई इन दी टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेटेड दिस पेमेंट ऑफ एनपीवी इन अराउंड 2008। 2008 में ये कंसेप्ट लागू हुआ था। और सबसे पहले ये एनपीवी को कैलकुलेट करने का जिम्मा दिया गया था मैडम कंचन चोपड़ा कमेटी को। ये मैडम कंचन चोपड़ा कमेटी, कंचन चोपड़ा वाज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिल्ली। तो उसकी ये डायरेक्टर थी और दो मेंबर और थे इस कमेटी ने। तो कमेटी ने ये कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया और नेट प्रेजेंट वैल्यूज को क्वांटिफाई किया। लेकिन ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, देयर आर सम प्रोजेक्ट विच हैव बीन प्रोवाइडेड एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं पब्लिक यूटिलिटी के, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, छोटे मोटे हॉस्पिटल हो गए, विलेज टैंक, यानी कि रूरल एरियाज में कुछ ऐसे पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स हैं जहाँ पे ये एनपीवी यूजर एजेंसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता। और मोटे तौर से ये दिस एनपीवी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। आपके जो 16 टाइप हैं फॉरेस्ट की जो मैंने आपको दिखाई चैंपियन एंड शेड क्लासिफिकेशन में, कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा एनपीवी। और दूसरा डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट क्या है विच इज बीइंग डाइवर्टेड। तो दो मुख्यतः एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करेगी एनपीवी, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। एंड दीज पेमेंट्स, यानी कि एनपीवी और ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कॉस्ट, दीज पेमेंट्स गो टू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड आर यूज फॉर, ये एनपीवी जो ये यूज की जाती है ये कोई भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क हो, या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वर्क हो, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ ये एनपीवी यूज किया जाता है बाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है इट इज मैनेज्ड बाई कैंपा। कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी, कैंपा इज एन अथॉरिटी विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री का ही एक अंग है कैंपा। और इस कैंपा का भी जो राइज हुआ, कैंपा का जन्म कैसे हुआ, कैंपा का जन्म भी लगभग 2000 के बाद ही हुआ था। और वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन ये हियरिंग चल रही थी रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन वेरियस स्टेट्स। तो उसमें एक स्टेट का मामला आया, जहाँ तक मुझे याद है बिहार का मामला आया। तो बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीसीसीएफ ने कहा कि हमें तो माय लॉर्ड कैंपा का, ये जो कैंपा तब तक पिक्चर में नहीं आया था, कि हमें तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं मिलता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। यूजर एजेंसी पहले पैसा जमा कराती थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट इन दी डेजिग्नेटेड हेड ऑफ अकाउंट। और नेक्स्ट ईयर वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड द फंड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर रेजिंग कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन ए पर्टिकुलर केस, इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन वो पैसा कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आप एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में एक है प्लानिंग अथॉरिटी बनाइए, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाइए, जिसको कि कैंपा बोला जाएगा। पहले ये एडहॉक रहेगा, उसके बाद इसको प्रॉपर गाइडलाइंस रूल्स फ्रेम कीजिए और परमानेंट कैंपा बनाइए। और वहाँ पे यूजर एजेंसी जो है फंड जमा कराएगी, अपना जो ये एनपीवी और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन दोनों वहाँ पे जमा होंगे, ताकि
और वहाँ से पैसा रिलीज होगा टू दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो ये झमेला ख़त्म करो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा ही नहीं जमा होने के लिए, उनके पास जाएगा थ्रू कैंपा, और कैंपा मॉनिटर करेगा कि कितना आपका कंपनसेटरी अफॉर्डेशन का बैकलॉग रह गया है, क्या प्रोग्रेस है, आपकी मॉनिटरिंग भी कैंपा करेगी, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। तो इस तरह से ये कैंपा का जन्म हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे वर नॉट वेरी सिंसियर इन इम्प्लीमेंटिंग द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। वो अपने डाइवर्ट कर देते थे फंड जहां उनको इच्छा रहती थी, कोई सड़क बनवा रहा है, कोई रूरल वर्क्स में लगा रहा है, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता था। तो इस तरह से कैंपा का जन्म हुआ। और अब बात करते हैं कि अपने टॉपिक पे। तो कंचन चोपड़ा कमेटी जो थी उसने जो 16 फॉरेस्ट टाइप्स हैं उनको दे वर कैटेगराइज इनटू 6 इको क्लास, इको क्लास 1, इको क्लास 2, इको क्लास 3, 4, 5, 6। तो इको क्लास 1 में ये जो हैं सबसे महत्वपूर्ण फॉरेस्ट आ गए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, यानी कि वेस्टर्न घाट्स वाले फॉरेस्ट, अंडमान निकोबार वाले फायर फॉरेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले फॉरेस्ट। इको क्लास 2 में आपके लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट आ गए, जो कि आपके डेल्टा एरियाज में पाए जाते हैं, चाहे सुंदरबन का हो या कावेरी डेल्टा हो या गुजरात का हो या तमिलनाडु का हो, महाराष्ट्र में हो, समुद्र के किनारे। इसी तरह से इको क्लास 3 में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, और जो सबसे लास्ट में इको क्लास 6 थी, इसमें आपका हिमालयन इकोसिस्टम रिलेटेड सारे फॉरेस्ट टाइप आ गए। यानी कि जो 16 फॉरेस्ट टाइप थे उसको क्लब कर दिया 6 इको क्लास में, 6 ग्रुप में। और कंचन चोपड़ा कमेटी ने कौन कौन सी वैल्यूज को कंसीडर किया एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए? वैल्यू ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड, वैल्यू ऑफ एनटीएफपी, वैल्यू ऑफ फॉडर, वैल्यू ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म में आपका वही आ गया, मेनली इंडिया का इको टूरिज्म तो ज़्यादातर टाइगर टूरिज्म है। देन वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ द फॉरेस्ट, इसमें आपकी सारी वही आ गई, प्रोविजनिंग काइंड ऑफ सर्विसेज, रेगुलेटिंग काइंड ऑफ सर्विसेज, कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। वैल्यू ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज में आपकी आ गई टाइगर की वैल्यू, आपकी एशियाटिक लॉयन, आपका वन हॉर्न राइनो, एशियन एलिफेंट्स, इन सबको कंसीडर किया गया। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो इन 8 वैल्यूज को कंसीडर किया गया टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ज़्यादातर जो एग्जिस्टिंग सेकेंडरी लिटरेचर को कंसीडर किया गया इस कमेटी के द्वारा। कमेटी ने कोई अपना रिसर्च नहीं कंडक्ट की, कमेटी ने जो भी रिसर्च कंडक्ट की गई थी बाय वेरियस साइंटिस्ट, बाय वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध थी, यानी कि सेकेंडरी लिटरेचर से को कंसल्ट करके ये सारा उन्होंने वैल्यूज को कैलकुलेट किया। और ये कंचन चोपड़ा मैडम के कमेटी की जो कमेटी रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये आपकी वैल्यूज है। यानी कि 3 तरह की डेंसिटी को लिया गया, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि 70% एंड अबाउ, डेंस फॉरेस्ट 40 to 70%, ओपन फॉरेस्ट लेस देन 40%। और ये आपकी इको क्लास आ गई, इको क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर अगर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होता है इको क्लास 1 में, तो उसकी वैल्यू रखी गई लगभग 10.5 लाख रुपया पर हेक्टेयर। इसी तरह क्लास 2 में भी वही वैल्यू रही। इसी तरह डेंस फॉरेस्ट में ये 9.39 होगा, यहाँ 9,39,000 है, ये गलती से 29 हो गया। तो और इसी तरह से ओपन फॉरेस्ट में 7,30,000, 7,30,000, यानी कि इको क्लास 1 और इको क्लास 2 में ये वैल्यू सेम थी। और इको क्लास 4 में ये वैल्यू सबसे कम थी। चाहे हम वेरी डेंस फॉरेस्ट को कंसीडर करते हैं तो सबसे कम वैल्यू है इको क्लास 4, यानी कि इको क्लास 4 में आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। और उससे पहले ये आपका क्लास 3 में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये देखिए क्लास 3 में आपका आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, और इको क्लास 4 में आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो आपका राजस्थान वाले हैं, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली दैट द इको क्लास 1 एंड इको क्लास 2 दे हैव गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनपीवी। इसमें आप देखिए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 4 कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट हैं। इको क्लास 1 में आपका आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, और इको क्लास 2 में आता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, वो सुंदरबन एरिया वाला, जो इंडिया में सबसे बड़ा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है। इनकी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा पाई गई है बाई कंचन चोपड़ा कमेटी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एनपीवी है ये हर 3 साल में रिवाइज की जाएगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आईएफएम जिसे बोलते हैं, भोपाल में है, उसको ये स्टडी दी गई। मैडम मधु वर्मा, प्रोफेसर मधु वर्मा की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। तो 2013 में उन्होंने ये 12 वैल्यूज को कंसीडर किया। कंचन चोपड़ा कमेटी ने 8 वैल्यूज लिया था, इन्होंने 12 वैल्यू को कंसिडर किया। टिम्बर फायरवुड को अलग कर दिया, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सॉइल कंजर्वेशन इन्होंने एक्स्ट्रा लिया, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल एक अनदर एस्पेक्ट को ऐड किया। इसी तरह से वाटर रिचार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन को भी ऐड किया गया। यानी कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज इन्होंने बढ़ा दी। करीबन 12 फॉरेस्ट की इकोसिस्टम सर्विसेज को कंसिडर किया गया। और मधु वर्मा कमेटी ने डेंसिटी भी 4 कैटेगरी की बना दी। कंचन चोपड़ा कमेटी में 3 तरह की फॉरेस्ट डेंसिटी थी, इसमें ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट को अलग अलग कर दिया गया। एज यू नो, वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे देश में बहुत कम है, लगभग 8% हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो लगभग 47% हैं। ओपन फॉरेस्ट लगभग 39% हैं, स्क्रब 6% हैं, और अब तो स्क्रब शायद बढ़ भी गए हैं। तो इस कमेटी ने यानी कि 4 डेंसिटी क्लासेज, ये देखिए 4 डेंसिटी क्लासेज इंटू 14 फॉरेस्ट टाइप को कंसिडर किया। इको क्लास 1 और 6 वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया। तो उसमें आप वेरी डेंस कैटेगरी में देखिए कि लगभग 3 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की वैल्यू कंचन चोपड़ा कमेटी में लगभग 10.5 लाख पर हेक्टेयर थी, ये हो गई अब 39 लाख पर हेक्टेयर। वेस्टर्न घाट्स वालों की तो और ज़्यादा हो गई, 43 लाख पर हेक्टेयर। ये मैं बात कर रहा हूँ वेरी डेंस कैटेगरी की। इसी तरह ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न डेक्कन की, तो 55 लाख पर हेक्टेयर, यानी कि लगभग 4.5 से 5 लाख, 5 गुना बढ़ गई वैल्यू। इसी तरह से आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में आपकी वैल्यू बढ़ गई, देखिए 49 लाख पर हेक्टेयर, ये भी लगभग 5 गुना बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के हर फॉरेस्ट टाइप में ये मैडम मधु वर्मा की जो कमेटी थी आईएफएम भोपाल की, विच कैलकुलेटेड दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, तो कुल मिला के 4 से 5 गुना हर कैटेगरी में इन्होंने एनपीवी की वैल्यू को बढ़ा दिया। बट मैडम मधु वर्मा कमेटी रिपोर्ट ऑन एनपीवी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या रीजन था? इस रिपोर्ट को भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा टू वेरियस स्टेट्स, मिनिस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स फॉर कमेंट के लिए भेजा गया। और कमेंट के दौरान यूजर एजेंसीज फाउंड दिस एनपीवी रेट्स ऑन वेरी हाई साइड। सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे प्रोजेक्ट विल बी इकोनॉमिकली अनवायबल, और हम ये प्रोजेक्ट रन नहीं कर पाएंगे अगर इतना ज़्यादा हमें एनपीवी रेट पे करना पड़ गया तो मिनिस्ट्री ने फिर अल्टीमेटली मधु वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और मिनिस्ट्री अडॉप्टेड कंचन चोपड़ा कमेटी एनपीवी वैल्यू, जो पुरानी 2008 की वैल्यू थी, उसको सिंप्लीफाई एक 1.53 से फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1.53 से ही क्यों किया गया, वाई नॉट 1.50 और 1.55? ये मिनिस्ट्री के महानुभाव ही बता सकते हैं, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है ये बताने की। लेकिन उन्होंने एक बड़ा
सिंपल सा मेथड निकाल दिया कि 1.53 2008 की जो वैल्यू थी उसको 1.53 से मल्टीप्लाई कीजिए और वो वैल्यू दी विल बी इन पिक्चर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022। तो वही कंचन चोपड़ा वाली वैल्यूज अभी कंटिन्यू कर रही हैं। तो इको क्लास 1 की लगभग ये आपकी जब 1.53 से मल्टीप्लाई करेंगे 2008 की वैल्यू जो मैंने पहले दिखाई थी आपको पिछली स्लाइड में, तो वो लगभग बन गई 16 लाख रुपए पर हेक्टेयर। और इको क्लास 2 में भी वही वैल्यू है। तो ये जो क्लास 1 है, इको क्लास 1, इको क्लास 2, दे एनपीवी वैल्यू इज मैक्सिमम इन दीज फॉरेस्ट टाइप्स। तो हमारे आज के जो टॉपिक है, विच फॉरेस्ट टाइप इज हैविंग मैक्सिमम एनपीवी वैल्यू और मैक्सिमम इकोलॉजिकल वैल्यू, तो आंसर है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये 4 टाइप्स हैं जिनको कि इको क्लास 1 और इको क्लास 2 में ग्रुप किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और सबसे कम वैल्यू रहती है इको क्लास 4 में, ये आता है आपका यानी कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये लगभग 9.5 लाख रुपया पर हेक्टेयर है इनके वेरी डेंस कैटेगरी फॉरेस्ट लैंड विच इज बीइंग डाइवर्टेड। तो ये था दोस्तों। और अब रीजन फॉर वेरी हाई एनपीवी फॉर दीज कैटेगरी, इको क्लास 1 और इको क्लास 2 के लिए वेरी हाई क्यों है ये? इसका सिंपल सा रीजन है रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये जो कैटेगरी ऑफ दी फॉरेस्ट है यहाँ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि मैक्सिमम फ्लोरल स्पीशीज एंड फाउंडल स्पीशीज आर फाउंड इन दीज एरियाज इन दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। and ecosystem services produced by these kind of forests are directly proportional to biodiversity। बायोडाइवर्सिटी जितनी रिच होगी उतनी ही इकोसिस्टम सर्विसेज रिच होंगी। और टोटल इकोनॉमिक वैल्यू एक फॉरेस्ट की होती है सम टोटल ऑफ दीज फोर काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि प्रोविजनिंग काइंड, रेगुलेटिंग काइंड, कल्चरल काइंड एंड सपोर्टिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ये आपकी इस इको क्लास 1 और इको क्लास 2 में बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो दैट्स वाई द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन केस ऑफ अबव 4 काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर फॉरेस्ट टाइप्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, वेयर आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एनपीवी in terms of forestry, what is CAMPA, how this NPV is calculated, and which are the forest types which are richest in terms of NPV or ecological value, or in terms of ecosystem services which are being generated by these forest types। तो उससे अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए among the like minded people, because this video does not pertain to all category of people, and viewers are also requested to subscribe चैनल को ज़रूर कीजिए, अपनी सपोर्ट कीजिए, because this is a free of cost venture for all the students who are preparing for a competitive exam and for forestry exams also। my best wishes to all of you। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नमस्कार, फिर कभी मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।